हेलो स्टूडेंट, हम पढ़े थे चैप्टर नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, और आज के इस लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट सेकंड कैपेसिटेंस है ना। तो चलिए जो कैपेसिटेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरल टर्म्स हम देखते हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक, आयनाइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स की है ना, तो मटेरियल को जो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ना, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। जो मटेरियल है उस मटेरियल को जो बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इसके बेस पर हम उसे तीन कैटेगरी में रखते हैं जो है ना। किसी को हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है, कुछ मटेरियल को हम कहते हैं जो, ठीक है, सेमी कंडक्टर, ठीक है, और कुछ मटेरियल को जो हम कहते हैं इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कौन से रहेंगे हमारे, कि ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देते या इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, ऐसे मटेरियल को जो हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स है ना। जैसे कंडक्टर जो करंट फ्लो होने देगा उसे हम कंडक्टर कहेंगे, जिसमें हाई टेम्परेचर पे करंट फ्लो होगी उसे हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। और इसी तरह से जो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो नहीं होने देगा लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, ऐसे मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने से मतलब क्या, कि जैसे ये एग्जांपल के लिए तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर इसके अंदर से जो चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा, मतलब करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, लेकिन क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इंटरनली। जो यहाँ पर इसके इस एंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कैसे आएगा ये हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ समझिए। तो जैसे ही जो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं किसी कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, तो अपने अंदर से ये चार्ज तो नहीं जाने देगा, लेकिन ठीक है, ये अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं होने देगा, लेकिन क्या करेगा, इसके अंदर खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा है ना। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये प्रोड्यूस कर देगा है ना। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो शो कर रहा है लेकिन चार्ज फ्लो नहीं होने दे रहा, तो ऐसे मटेरियल को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा लेकिन चार्ज नहीं जाने देगा है ना। एग्जांपल के लिए ग्लास, माइका, वैक्स, पेपर, प्लास्टिक, एसेट्रा। ओके, फिर आयनाइजेशन है ना। अब आयनाइजेशन में जो हम किसे कहते हैं, ठीक है, तो आयनाइजेशन वर्ड जो आपने बहुत बार सुना होगा या पढ़ा होगा, जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम शॉर्ट में रिपीट कर लेंगे जो, ठीक है। तो आयनाइजेशन क्या होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो कोई हमारे पास एटम है ना, हमें मालूम है जो कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को हम कैटेगराइज करते हैं। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं है ना। क्यों कहते हैं, ये सारी कंडीशन हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में समझ चुके हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जो नियरेस्ट ऑर्बिट में है जो जैसे न्यूक्लियस है ना, पास वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे इन्हें हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हम किन्हें कहते हैं, कि जिन्हें हम थोड़ी सी एनर्जी दे दे तो वो एटम को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो, ठीक है ना, ऐसा है ना। ये सब हम समझ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। तो अब देखिए जो कि अगर हम यहाँ पर है ना क्या करते हैं, चलिए एक छोटा सा एटम बनाते हैं। ये कहा हमने कि ये एटम है, इस एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस एटम को कहाँ पर रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं ना, बहुत सारे इसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस एटम पर, मतलब एक सिंगल एटम हम कंसीडर कर रहे हैं समझने के लिए, वैसे एक मटेरियल होगा पूरा, ठीक है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है। तो हम यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो, ठीक है, इस पर फोर्स लगाएगा है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जो है ना। तो अट्रैक्ट करने के लिए भी जो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और रखते से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर है ना, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। उससे क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं है ना, इलेक्ट्रॉन निकल कर आ जाएगा। तो फिर ये जो एटम है जो, वो एटम हमारा क्या कहलाएगा,
एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने भी इलेक्ट्रॉन निकले हो, हमने एग्जांपल के लिए बोला एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस एटम पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उस पर चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। पहले नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वल थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले उसमें से तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये हमारा जो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है, ठीक है, इस एटम को हम क्या कहने लग जाते हैं, आयन कहते हैं, है ना, इसे हम आयन कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहेंगे, है ना, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, मतलब एटम विच लूजिंग और गेन्स द इलेक्ट्रॉन, उसे हम आयन कहते हैं। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हो या जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया हो उसे हम आयन कहेंगे। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ये पॉजिटिव आयन होगा, जिस पे चले गए होंगे वो नेगेटिव है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हो कि इस प्रोसेस को हम कहेंगे ब्रेक डाउन होना, है ना, मतलब यहाँ पर ब्रेक डाउन होने से मतलब क्या होगा जो कि जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है, वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखता है ना, एक इलेक्ट्रॉन बताते हैं अभी, ठीक है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा, है ना, ये अपनी ओर अट्रैक्शन कर लगाएगा उस पर और ये अपनी ओर अट्रैक्ट लगाएगा, तो न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे इनके बीच में बॉन्डिंग है, ये बंधे हुए हैं, ठीक है। और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगेगा जो, तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा, तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ज्यादा हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्री हो जाएगा, निकल जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया इनके बीच का, कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, घूम रहे तो ये बॉन्ड ब्रेक होने को जो हम बोलते हैं ब्रेक डाउन होना, मतलब किसी एटम के अंदर बॉन्ड का टूट जाना, उसको हम एटम का ब्रेक डाउन कहते हैं या मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन कहते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, है ना, ठीक है, ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए एटम इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को जो हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। क्लियर हुआ आयनाइजेशन मतलब क्या हुआ कि हम किसी एटम को या किसी मॉलिक्यूल की भी बात कर ले, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर से बॉन्ड टूट जाने पर इलेक्ट्रॉनों का फ्री हो जाना, बाहर निकल जाना, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आयनाइजेशन। मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तो वो किस में बदल गया होगा, वो हमारा आयन में बदल गया होगा, तो आयन बनने की प्रोसेस आयनाइजेशन। ये आयन कैसे बनता है, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसी को हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो आयनाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा, द फेनोमेनन ऑफ ब्रेकिंग डाउन द कोवेलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल और एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन। क्लियर हुआ बेटा आयनाइजेशन का मतलब, ठीक है, मॉलिक्यूल टूट जाना। और अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या आयनाइजेशन हर इलेक्ट्रिक फील्ड पर हो जाएगा, ठीक है, ये कोई एक रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही होगा जो, ठीक है, जैसे हमने कहा जो कि हमारे पास ये एक एटम है, फिर से बता देते हैं यहाँ पर, ये एक एटम है जो, है ना, और इस एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इस एटम न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें, है ना, और ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा यहाँ देखो जो कि ये हमारा एक मटेरियल के अंदर का एटम है, मैंने सिर्फ एक सिंगल एटम दिखाया है, मान लो ये पूरा मटेरियल होगा ऐसा, है ना, एक पूरा ऐसा मटेरियल होगा, ठीक है, ऐसे मैंने सिर्फ आपको एक सिंगल एटम दिखाया, है ना, ऐसे आप थोड़ा सा समझने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर कि हम जब एक मटेरियल को रखते हैं, एक मटेरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, मान लो एक और एटम दिखा दिया, ठीक है, बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉन वाले एटम होंगे। अब क्या हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, मान लो हमने यहाँ पर जो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं, या कोई भी मटेरियल को उसके एटम की बात कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, है ना, 1 वोल्ट पर मीटर या 1 न्यूटन पर कूलम, है ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर भी होती है, ध्यान रखिए दोनों यूनिट होती है। तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया यहाँ पर, चलो हम 100 बोल देते हैं, 100 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो क्या ऐसा जरूरी होगा जो हमने 100 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और लगाते से ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, है ना, ये 100 वोल्ट पर मीटर वाला इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा जो यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ये एक फोर्स लगाएगा उसको, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है। तो यहाँ जो क्या होगा कि ये जो हमारा एटम है इसकी भी कुछ ना कुछ इसके पास एनर्जी होगी, जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉनों को बांधे रख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करके रखा होगा, है ना, उसके पास भी तो एनर्जी होगी। तो फिर यहाँ पर जो क्या होगा कि
हम इस पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, हमने लगाया 100 वोल्ट पर मीटर। अब हम देख रहे हैं जो कि इसमें इसने इलेक्ट्रॉनों को नहीं छोड़ा, इलेक्ट्रॉनों को इसने अपने अंदर से फ्री नहीं होने दिया। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 200 वोल्ट मीटर कर दिया। फिर से हमने देखा कि इसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को फ्री नहीं किया, है ना, फ्री नहीं होने दिया, इसका आयनाइजेशन नहीं हुआ। और ऐसे करते 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 जो हम कितने पर पहुंच गए, यहाँ पर 1000 वोल्ट पर मीटर पर, मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 वोल्ट पर मीटर लगा दिया। अब 1000 वोल्ट पर मीटर पे भी हमने देखा कि यहाँ नो ब्रेकडाउन, है ना, यहाँ लिखता हूँ वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना है 1000 वोल्ट पर मीटर। तो इस वैल्यू पर भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ, है ना, नो ब्रेकडाउन, मतलब आयनाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, नो आयनाइजेशन, ठीक है, कोई आयनाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। अब नो दी, है ना। अब देखो, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं, है ना, मतलब 1000 ये ऐसा कर दिया हमने वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। अब हमने क्या देखा जो कि धीरे धीरे तो इसकी लिमिट भी खत्म हो जाएगी फोर्स बढ़ाते रहने की, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, ये फोर्स बढ़ाएगा, तो हम ऐसा करते करते 1000 पर बढ़ गए। अब हमने 1 वोल्ट पर मीटर और बढ़ाया, तो हमने ये देखा कि अब इसका आयनाइजेशन हो गया, इसका आयनाइजेशन हो गया, इसमें ब्रेक डाउन हो गया, ओके ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि हम उस पर 1000 वोल्ट पर मीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते आए थे, तो उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, नो आयनाइजेशन हुआ था, मतलब उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकलने दिया, बॉन्ड नहीं टूटे, इलेक्ट्रॉन को उसने नहीं छोड़ा, ठीक है, मतलब वो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, है ना, ठीक है। और उसके बाद जो हम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा ही बढ़ा रहे हैं, 1 वोल्ट पर मीटर ही हमने बढ़ा दिया, तो हमने देखा कि उसका ब्रेकडाउन हो गया, आयनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो एटम यहाँ, जो मटेरियल यहाँ रखा हुआ था, वो सिर्फ कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को ही सहन कर सकता है अपने ऊपर, 1000 वोल्ट पर मीटर को, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, जो दिस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वैल्यू उसकी क्या कहलाएगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब जैसे ही जो उसमें ब्रेकडाउन हुआ, है ना, जैसे ही उसमें ब्रेकडाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, फ्री हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो चार्ज फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगी, है ना, क्योंकि चार्ज और करंट फ्लो होने के लिए फ्री चार्ज ही चाहिए होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, करंट फ्लो हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी, उसमें से चार्ज फ्लो हो जाएगा, तो फिर वो डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा। तो फिर इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, वो डाइलेक्ट्रिक कब तक बना रहेगा, जब तक कि उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, 1000 वोल्ट पर मीटर। तो ये उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाएगी, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वह मैक्सिमम वैल्यू जब तक उसमें ब्रेकडाउन नहीं होता है, उसका आयनाइजेशन नहीं होता है, या जितने इलेक्ट्रिक फील्ड को वह सहन कर सकता है विदाउट एनी चेंज इन इट, मतलब बिना किसी चेंज के, अपने अंदर बिना किसी चेंज होने तक वो इलेक्ट्रिक, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर लेगा, टॉलरेट कर लेगा, उसको हम उसकी क्या कहेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहेंगे, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर, है ना, ये एग्जाम क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से मतलब क्या रहेगी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ए डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम, मतलब, है ना, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, किसके बराबर होती है, किसकी वैल्यू बताती है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस मटेरियल पर अप्लाई कर सकते हैं, जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को वो सहन कर सकता है, उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और हर मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, मतलब जो जितना डाइलेक्ट्रिक है ना, जिसकी डाइलेक्ट्रिक, मतलब जो जितना डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जितनी ज्यादा है उसकी, तो उतनी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होगी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप सोचो कि हमने यहाँ पर ग्लास लिया, है ना, ये हमारी ग्लास है, ग्लास की एक प्लेट है, और ये हमारा एक मेटल की प्लेट है। अब हम दोनों पर वेट रखते हैं, तो ज्यादा टाइम तक कौन सहन कर पाएगा, ज्यादा वेट कौन सहन कर पाएगा, टॉलरेट कर पाएगा, तो हम कहेंगे मेटल, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, मेटल है, ये ग्लास है तो जल्दी टूट सकता है। तो इस तरह से उनकी स्ट्रेंथ जो है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो मटेरियल पर डिपेंड करती है कि कौन सा मटेरियल का, है ना, एटम है, कौन से मटेरियल का एटम है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ कि ब्रेकडाउन, सॉरी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब मींस, फिर से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब सीधे याद रखो कि हम किसी भी मटेरियल पर अगर डाइलेक्ट्रिक
उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, ठीक है, किसी भी मटेरियल पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो गया, ज्यादा पोटेंशियल अगर हो गया, तो उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, उसमें ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, चार्ज फ्री हो जाएगा। ओके, चलिए ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब हम इसकी कॉन्सेप्ट पढ़ेगी जो, ठीक है, कि हम किसी कंडक्टर पर कितना चार्ज दे सकते हैं, किसी कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी हो सकती है, तो वो कैपेसिटी किस बात पर भी डिपेंड करती है, मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर, कि वो कंडक्टर या वो है ना कंडेंसर किस मीडियम में रखा हुआ है, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कैपेसिटी को अफेक्ट करती है ना। कैपेसिटी किससे अफेक्ट होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और मीडियम अराउंड ए कंडक्टर। जैसे हमने कहा ये कंडक्टर है जो, तो ये ठीक है ना वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है, वैक्यूम में रखा है, तो इसमें हमने कहा आपको कि इसकी कैपेसिटी 10 कूलम चार्ज है, इसमें हमने 10 कूलम चार्ज हम इसमें दे सकते हैं। ओके, ये और दूसरा जो कि अगर हम यहाँ पर क्या कर दे, इसी कंडक्टर को है ना एयर में रख दे या कोई दूसरे मीडियम में रख दे, तो इसकी कैपेसिटी जो वहां पर मोर देन 10 कूलम होगी, ठीक है, ऐसा 10 कूलम से ज्यादा हो जाएगी। तो कैपेसिटी मीडियम पर डिपेंड करती है, मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। तो इसलिए जो हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर समझा है, छोटे छोटे टर्म अभी हमने समझे हैं, डेफिनेशन, आयनाइजेशन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, फिर अभी हम आएंगे कैपेसिटी पे, ठीक है। चलिए, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई हमारे पास, है ना, उसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, ऐसा यूनिट, ठीक है, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम उसकी मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है, तो जो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डाइलेक्ट्रिक की होगी स्ट्रेंथ की, तो वोल्ट पर मीटर, है ना, क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, वोल्ट पर मीटर, या सिंबल में हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, ये आ गई इसकी यूनिट। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास एग्जाम, है ना, एग्जाम्पल के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। मतलब एयर भी हमारी डाइलेक्ट्रिक होती है, इंसुलेटर होती है, चार्ज को फ्लो नहीं होने देती, करंट को फ्लो नहीं होने देती, लेकिन कब तक ऐसी वो बनी रहेगी, इंसुलेटर की तरह कब तक बिहेव करेगी एयर, जब तक कि हम उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। जैसे ही हमने एयर पर इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जैसे हमारे पास जो ये है एयर के मॉलिक्यूल है ना, एयर है, और इस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, इससे ज्यादा लगा दिया हमने, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा लगा दिया, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से इससे ज्यादा लगा दिया, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से, तो हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऐसा है ना, ये उसका मतलब है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर मतलब एयर का आयनाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता, 3 × 10⁶ से ज्यादा नहीं लगता। ओके, चलिए, तो ये था हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, है ना, और आयनाइजेशन की डेफिनेशन, है ना, इतना नोट कीजिए। फिर हमारा अगला पॉइंट आएगा फिर कैपेसिटी, यूनिट ऑफ कैपेसिटी, है ना, उसको अब हम देखते हैं, आप इतना नोट कीजिए। चलिए बेटा ना, अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर से मीनिंग में तो हमारा किस बात की कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज, कि कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसमें कितना चार्ज हम दे सकते हैं, ठीक है, उस बात की कैपेसिटी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो यहाँ देखें क्यों, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर किसके बराबर होती है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसको समझने से पहले जो हम डिस्कस करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, है ना। हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में जो पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। तो यहाँ देखिए जो कि मान लीजिए जो हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर का हमने एग्जांपल ले लिया। अब इस कंडक्टर को अगर हम कोई चार्ज नहीं देते हैं, ठीक है, उस पर चार्ज 0 है, ठीक है, तो हमें पता है डेफिनेटली जो पोटेंशियल भी 0 हो, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर इसको चार्ज क्यू दे देते हैं, ठीक है, इफ ऐसा मान लेते हो चार्ज गिवन, ठीक है, चार्ज गिवन, ये गिवन चार्ज, ठीक है, कितना है क्यू मान लेते हैं, मान लो हमने इसको चार्ज दे दिया, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा, है ना, कितने से बढ़ने लगेगा, पहले 0 था, तो यहाँ पर अब हमने कह दिया जो इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो इंक्रीजिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ठीक है, तो पोटेंशियल जो अगर हम उसको क्यू चार्ज दे चुके हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/R, ठीक है,
ये एयर और वैक्यूम में रखा हुआ है तो, ठीक है। अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा मानते तो यहाँ के आ जाता, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तो हम एयर में रखा मान रहे हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि हम कंडक्टर को चार्ज देते जा रहे हैं, पोटेंशियल उसका इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ चार्ज और पोटेंशियल में क्या रिलेशन दिख रहा है हमको, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, गिवन चार्ज, ठीक है ना, गिवन चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंक्रीज इन पोटेंशियल, ठीक है। क्या रिलेशन है हमारे पास, इंक्रीज इन पोटेंशियल, ये हमारा रिलेशन है चार्ज और इसमें। सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दे, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगेगा, ठीक है ना। C से लगा दिया कांस्टेंट को, ये हो गया V वैल्यू, ठीक है। वेयर C इज ए कांस्टेंट, है ना, C क्या है, कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट को जो हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। इसी कांस्टेंट से हमें कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर पता चलती है। तो कैपेसिटी कितनी हो गई, यहाँ से कैपेसिटी बन गई, C का फॉर्मूला बन गया Q/V। तो ये हो गया जो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगी, Q/V के रेशियो पर, ठीक है। तो इसी को हम उसकी डेफिनेशन बना देते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। मतलब ये हमने अभी ऐसे देखा कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर का फॉर्मूला कहाँ से बना, ठीक है ना। फिर उसमें हम और आगे डिस्कशन करेंगे कि कंडक्टर को हम कितना चार्ज दे सकते हैं और सारी बातें, है ना। तो यहाँ पर जो क्या आ जाएगा, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर किसके बराबर हो जाएगी, Q की। Q क्या है, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, V क्या है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। तो बस इसी को डेफिनेशन बना के लिख दो, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर एंड इंक्रीजिंग पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। यहाँ हमने लिख दी है ऑलरेडी जो, है ना, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए वीडियो में। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में लिख दे, क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी Q क्या है ना, चार्ज गिवन, ठीक है, टू द कंडक्टर, या गिवन चार्ज टू द कंडक्टर, ये चार्ज इम्पार्टिंग टू द कंडक्टर, कोई भी वर्ड लिख सकते हो। अपॉन में क्या है, V क्या है, इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। ये उसकी डेफिनेशन जो है ना। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं C इज इक्वल टू Q/V से, ठीक है। अब फॉर्मूला तो जो हमने बना लिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो कि अगर हम एक कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो हम उस पर कितना चार्ज दे सकते हैं, उसको चार्ज देने की क्या क्या कंडीशन रहेगी, है ना। ये सिर्फ हमने कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए समझा था, ठीक है। कैपेसिटी यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये उसका फॉर्मूला। अब देखिए जो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर, है ना, मतलब हमने कहा तो ये वाला कंडक्टर है ऐसे। अब इसको आप कितनी कैपेसिटी, कितना चार्ज दे सकते हो, या इसको दिया गया चार्ज किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये हमको देखना है ना। तो सबसे पहली बात तो जो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे समझिए कि किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगी, उसके पोटेंशियल पे। या चलो, है ना, देखें कंडक्टर की जो कैपेसिटी है किससे बताई जाती है, चार्ज के फॉर्म में। देखो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे तो इसको हम और अदर वर्ड में लिख दे, इफ, ठीक है, V इज इक्वल टू 1 वोल्ट। मतलब हमने यहाँ क्या कंडीशन मान ली कि कंडक्टर के पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ कैपेसिटी किसके बराबर आ जाएगी, कैपेसिटी होगी तो चार्ज के इक्विवेलेंट, है ना, C इज इक्वल टू Q के। मतलब किसी कंडक्टर की कैपेसिटी जो एक्चुअल में किसके बराबर होती है, उसको दिए गए चार्ज के बराबर, है ना। कौन सा चार्ज, कितना चार्ज, जो उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट कर दे। हमने कहा जो कि इस कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी, तो आप क्या बताओगे कि इस कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होगी। सीधी सीधी कहें तो कैपेसिटी अमाउंट ऑफ चार्ज में बताई जाती है, मतलब कैपेसिटी चार्ज के फॉर्म में बताई जाएगी। हम ऐसे ही बताएंगे ना कैपेसिटी कि भाई इस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 2 कूलम या 5 कूलम, है ना, या 3 कूलम। मीनिंग क्या है कि कैपेसिटी जो अमाउंट ऑफ चार्ज बताती है कि उसमें कितना चार्ज आ सकता है। तो कौन सा अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है भाई, हमने कहा कैपेसिटी किसके बराबर, तो चार्ज के बराबर होगी भाई, 5 कूलम, 10 कूलम, 10 कूलम, है ना, ऐसा। तो फिर कौन सा चार्ज, तो कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर यहाँ 2 कूलम भी हो सकती है, 5 कूलम भी हो सकती है, 10 कूलम भी। तो कौन से चार्ज के बराबर कैपेसिटी होगी। तो अभी हमने क्या देखा, कैपेसिटी
कंडक्टर की उस चार्ज के बराबर होगी जो उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ा दे। पोटेंशियल को कितना बढ़ा दे? 1 वोल्ट। जैसे एग्जांपल के लिए देखना, जो हमने कहा, हमने इस कंडक्टर को, है ना, हमने इस कंडक्टर को 2 कूलम चार्ज दिया। कितना कूलम चार्ज दिया? 2 कूलम। तो इसकी कैपेसिटी, इसका पोटेंशियल 2 कूलम चार्ज देने पर पोटेंशियल कितना बढ़ गया? हमने कहा पोटेंशियल यहाँ 0.5 वोल्ट इंक्रीज हुआ, है ना, 5 वोल्ट बढ़ गया 0 से। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा जो कि हमने इसको 8 कूलम या 4 कूलम चार्ज दिया। तो 4 कूलम चार्ज इंपार्ट करने पर हमने देखा कि इसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट 1 वोल्ट का हो गया। तब हम इसकी कैपेसिटी कौन से चार्ज को कहेंगे? इसको, इसको या और किसको, है ना? या ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको, ठीक है, 8 कूलम चार्ज दे रहे हैं और इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया। तो किसी कंडक्टर की कैपेसिटी जो कौन से चार्ज के बराबर होगी? तो हम कहेंगे उस चार्ज के बराबर जो उसका वोल्ट कितना बढ़ा दे? 1 वोल्ट। तो कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर क्या कहलाएगी? 4 कूलम। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी? तो हम कहेंगे उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ा दे, उतने चार्ज के बराबर होगी। ठीक है, अब क्यू होगी वोल्ट के फॉर्म में, हमने क्यू उसको डिफाइन किया, उसको भी हम समझेंगे अभी। तो इस बेसिस पे जो उसकी डेफिनेशन हम क्या लिख देंगे? द कैपेसिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल बेटे, ये उसकी सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, द कैपेसिटी, तो वही जो हमने यहाँ लिखा है, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर न्यूमेरिकली इज इक्वल टू दैट गिवन चार्ज टू द कंडक्टर व्हिच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। मतलब क्या समझ में आया हमको यहाँ पर कि किसी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीजिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करती है। मतलब कंडक्टर में कितना चार्ज आएगा वो उसके पोटेंशियल में होने वाले इंक्रीमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए उसको हम एक ऐसे, है ना, एग्जांपल से समझते हैं। जो जैसे मान लीजिए जो हमारे पास ये कंडक्टर है, अब इस कंडक्टर को जो हम कहाँ तक चार्ज दे सकते हैं, हम इस पे कितना चार्ज दे सकते हैं, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है ना, मतलब ये तो बात हमें मालूम है जो कि हम इस पर एक, है ना, फिक्स्ड अमाउंट तक ही चार्ज दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम इस पे चार्ज नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कांस्टेंट होगी। तो क्यों ऐसा होगा उसको समझिए अब हम। तो नेक्स्ट देखो कि ये कंडक्टर है, मान लीजिए इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, और कंडक्टर के आसपास यहाँ पर क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कंडक्टर के पास एयर मॉलिक्यूल्स है ना, एयर होंगे, एयर में बहुत सारे ऑक्सीजन इनके मॉलिक्यूल्स होंगे, और हमें मालूम है कि इनमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन भी शो कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो जैसे ही हम इसको चार्ज दे रहे हैं, मान लो हम इस कंडक्टर को चार्ज इंपार्ट करते आ रहे हैं, हमने इसको चार्ज दिया जो, ठीक है, पहले हमने इसको 1 कूलम चार्ज दिया। ठीक है, 1 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज दिया। तो 10 कूलम चार्ज देने पर, या कूलम बोल रहे हो, कोई भी एक यूनिट मान लो, हमने उसको 10 कूलम चार्ज दिया। तो जैसे ही हम चार्ज देंगे, है ना, तो क्या होगा जो कि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, है ना। इतनी बात हमें मालूम है कि जैसे ही हमने इसको चार्ज दिया, ठीक है, हमने चार्ज दिया, ठीक है, 10 कूलम, इस पर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा इसका, है ना, और पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी चार्ज पर फोर्स लगा देता है तो वो फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो वो फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा किसी चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, है ना, ऐसा। तो अब देखिए हम इस पर 10 कूलम चार्ज दिए, हमने देखा कि इस पर 10 कूलम चार्ज आ गया। अब हमने इस पर चार्ज बढ़ाया, हमने 20 कूलम चार्ज दिया, फिर से वही बात हमने देखी, वोल्ट बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, फोर्स बढ़ा, ठीक है ना, चार्ज इंक्रीज हुआ। तो फिर हमने देखा कि इस पर 20 कूलम चार्ज हो गया, चार्ज बढ़ता गया। ठीक है, चार्ज के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, वोल्ट भी बढ़ते जा रहा है पोटेंशियल में। अब हम इस तरह से करते हुए जो, है ना, हम कहां तक पहुंच गए? 100 कूलम। मतलब हमने उस पे 100 कूलम चार्ज दिया, और 100 कूलम पे हमने देखा कि वोल्ट हो गया, पोटेंशियल हो गया जो बढ़कर ये भी 100 वोल्ट मान लीजिए कि इतना हो गया। समझने के लिए नंबर्स, इजी नंबर ले रहे हो, है ना। अब इसके बाद जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो गया, मान लीजिए आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, मान लो उसकी वैल्यू हो गई 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर जो देखना कि अब हम उसको और चार्ज दे रहे हैं, 100 कूलम से चार्ज और बढ़ाया। ठीक है, मान लो हमने उसको और पॉजिटिव चार्ज दिया इधर से। ठीक है, कितना चार्ज दिया हमने? 1, है ना, कूलम, ऐसे बढ़ा दिया। वोल्ट फिर बड़ा होगा, मान लो वोल्ट, ठीक है, वोल्ट इतना हो गया, ठीक है, पोटेंशियल इतना बढ़ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया होगा, ठीक है।
अब देखना धीरे धीरे क्या होता जाएगा, हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे, वोल्ट बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू उसके आसपास के मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अभी हमने डिस्कस किया, तो इसका मतलब जो जैसे हम 100 कूलम चार्ज दे चुके थे, तो 100 कूलम चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो गई थी, है ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम चार्ज व्हिच कैन बी टॉलरेटेड बाय मीडियम, ठीक है। तो ये उतनी वैल्यू पे पहुंच गई। अब देखो जो हमने थोड़ा सा चार्ज बढ़ाया, अब चार्ज बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से ज्यादा हो गया, मतलब किससे ज्यादा हो गया, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो किससे हो गई, किससे ग्रेटर हो गई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा अप्लाइड वाला, तो हमें मालूम है वो मीडियम क्या कर जाता है, मीडियम आयनाइज हो जाता है। आयनाइज हो जाता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, लूजेस द इलेक्ट्रॉन, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, बाहर निकाल देगा। तो वही बात यहाँ पर भी होगी, जैसे ही हमने कंडक्टर को जो 100 कूलम चार्ज पे पहुंचाया था, अब हम चार्ज और बढ़ा रहे हैं उस पर, हम और पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, हम इधर से पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया एयर की, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर की जो एयर की जो मॉलिक्यूल है आयनाइज्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, तो इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर आ जाएगा, कंडक्टर पे, ठीक है ना। क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और किस पर आ गया, कंडक्टर पे। मान लो जो हमने इधर इसको एक पॉजिटिव चार्ज दिया है ना, 1 पॉजिटिव चार्ज मान लो अभी, ठीक है। अब कूलम उलम नहीं बोलते हम, इधर हमने 1 पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इधर इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया, उसने गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज्ड कर दिया, गैस के या एयर के मॉलिक्यूल को, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और किस पर आ गया, कंडक्टर पे। तो हुआ क्या, हमने इधर से पॉजिटिव चार्ज दिया, इधर से नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब जैसे ही ये न्यूट्रल होगा, वो तो जो हमारा मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर से पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, उस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो क्या देखा हमने कि हम इधर से जैसे ही हम एक वैल्यू तक इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को बढ़ाते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो गया। अब उसके बाद अगर हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज देते से ही जो हमने यहाँ पर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा भी अगर बढ़ गया, वोल्ट थोड़ा सा भी, पोटेंशियल थोड़ा सा भी बढ़ गया, तो बाहर का मीडियम आयनाइज हो जाएगा और उसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वो कंडक्टर पर आ जाएगा, और कंडक्टर पर आ गया तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब चार्ज कंडक्टर पे चार्ज इंक्रीज नहीं हुआ है ना, वो न्यूट्रल हो गया। तो वो चार्ज किस पर इंक्रीज हुआ, इस एटम पर, ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा फिर से वही प्रोसेस, फिर हम और चार्ज बढ़ाते हैं। अब हम और चार्ज बढ़ा रहे हैं, 1 चार्ज हमने और दिया, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और इंक्रीज हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाएगा, फिर से गैस के आयन में से इलेक्ट्रॉन को, एटम में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कंडक्टर पे चार्ज इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही चार्ज इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम को क्या कर देगा, है ना, उससे वो आयनाइज कर देगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा, चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर वापस न्यूट्रल हो जाएगा। तो उस पर चार्ज कहां तक ही बढ़ पाएगा, मान लो कहां तक ही बढ़ गया, 100 कूलम पे। उससे ज्यादा चार्ज हम थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हैं, तो बाहर का मीडियम आयनाइज हो जा रहा है, और आयनाइजेशन के कारण वो अपने अंदर से नेगेटिव चार्ज को छोड़ देगा और वो कंडक्टर पे आ जाएगा, कंडक्टर का चार्ज वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा, और वो चार्ज जो किस पर आता रहेगा, बाहर के मीडियम मतलब एयर के मॉलिक्यूल्स पे। तो क्या समझ में आया हमको कि किसी कंडक्टर पर जो चार्ज दिया जा सकता है वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही दिया जा सकता है ना, एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर अमाउंट तक ही दे सकते हैं हम। उसके बाद वहां पर किसकी प्रोसेस होने लगेगी, क्या होने लगेगा, उसके बाद डिस्चार्जिंग होने लगेगी, है ना। पहले कंडक्टर चार्ज हुआ, ओके, फिर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा, तो जो चार्ज कंडक्टर को दिया जा रहा है वो कंडक्टर पे नहीं आ रहा है, वो किस पर आ रहा है, इन मॉलिक्यूल्स पर आ रहा है, मीडियम के मॉलिक्यूल्स पर आ रहा है, तो ये चार्ज हो जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कंडक्टर को दिया गया चार्ज है वो कंडक्टर पे नहीं रह रहा है, वो कहां पर चला जा रहा है, वो मीडियम में चला जा रहा है। कंडक्टर को दिया गया चार्ज मीडियम में चला जा रहा है, तो इसको हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं, है ना। वैसे समझ में आ रहा है जो
डिस्चार्जिंग का मतलब उसपे से चार्ज उड़ने लगेगा, निकलने लगेगा ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही हम चार्ज दे सकते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही वो चार्ज स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद अगर चार्ज देते भी है तो वो उसे मीडियम में डिस्चार्ज कर देगा, मीडियम में वहां पर आयनाइज हो जाएगा एसिड। तो इस तरह से हमने क्या देखा यहाँ कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी उस चार्ज के बराबर होती है जो उसके पोटेंशियल को थोड़ा सा है या 1 वोल्ट बढ़ा दे, है ना। मतलब पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट भी बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो फिर क्या हो जाएगा, है ना, आयनाइजेशन हो जाएगा, डिस्चार्जिंग हो जाएगी। तो इसलिए हम चार्ज का जो इंक्रीमेंट है किसकी रिस्पेक्ट में बताते हैं, पोटेंशियल की। पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, बात वही है। तो इसका मतलब चार्ज किसी कंडक्टर में कितना चार्ज आएगा वो डिपेंड करेगा उसके इंक्रीज इन पोटेंशियल पे। पोटेंशियल अगर इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो इसलिए हमने इंक्रीज इन पोटेंशियल की रिस्पेक्ट में चार्ज की डेफिनेशन दी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो कंडक्टर था इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो अगर हम इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ा दे तो 1 वोल्ट बढ़ाने में इसमें जितना चार्ज आ जाएगा वही चार्ज उसकी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी। तो ध्यान रखिए, तो ये हमारा उसकी एक्सप्लेनेशन भी हो गई। इस बात से हमको ये क्लियर हुआ कि हम किसी कंडक्टर को, ठीक है, अपने मन से चार्ज नहीं दे सकते कहीं तक भी, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला आप मैथमेटिकली अगर सोच रहे होंगे तो मैथमेटिकली तो आप ऐसा सोच सकते हो कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, मतलब हम उसको कितना भी चार्ज देते जाए तो कैपेसिटी मतलब, है ना, इंक्रीज होते जाएगी। इससे इस इक्वेशन से आप मैथमेटिकली यही सोचोगे कि कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, मतलब चार्ज बढ़ाते जाओ तो फिर कैपेसिटी भी बढ़ते जाएगी, ऐसा नहीं। चार्ज जो, ठीक है, हम कैपेसिटी इंडिपेंडेंटली चार्ज के फॉर्म में नहीं बोलेंगे, इनके रेशियो की फॉर्म में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर चार्ज बढ़ेगा, इधर पोटेंशियल बढ़ेगा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो भी वापस कैपेसिटी को स्टेबल कर देगा, कम कर देगा, ऐसा, है ना। तो यहाँ से इस तरह से, इससे हमको क्लियर हुआ कि चार्ज कहाँ तक ही दिया जा सकता है, पर्टिकुलर वैल्यू तक ही दिया जा सकता है। उससे ज्यादा चार्ज हम अगर देंगे तो वहां डिस्चार्जिंग हो जाएगी, जो बाहर का मीडियम है उसका आयनाइजेशन हो जाएगा। तो एक बात जो आपको और क्लियर हो गई होगी इससे कि जो कंडक्टर पर कितना चार्ज आएगा वो एक्चुअल में कंडक्टर की साइज पे तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन साथ में, ठीक है, मीडियम कौन सा है उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लो जैसे हमने एयर का एग्जांपल लिया, यहाँ पर हमने एयर का एग्जांपल लिया, तो हमने क्या देखा कि एयर का इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो वो इतने इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही आयनाइज्ड हो गई। अगर मान लो हम इसके पास कोई दूसरा मीडियम रखते हैं, मोर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, मोर डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। मान लो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा होती, 3 × 10⁻, मान लो ऐसा मान लेते हैं 6 × 10⁹ वोल्ट पर मीटर होती। समझने के लिए मैंने नंबर लिखा। तो इसका मतलब उस पर हम चार्ज कब तक दे सकते हैं, जब तक कि उसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नहीं हो जाता, है ना। तो जितना बाहर का मीडियम डाइलेक्ट्रिक होगा उतने टाइम तक, उतने तक हम उसको चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे कहें कि जो कैपेसिटी पास में कौन सा मीडियम है कंडक्टर के, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। अगर इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू इससे ज्यादा होती तो गैस वो मीडियम इतनी जल्दी आयनाइज नहीं होता, और इतनी जल्दी आयनाइज नहीं होता तो फिर उस पर और चार्ज स्टोर होते हुए रहता, ठीक है, ये बात क्लियर है ना। तो यहाँ से ये आगे हमारे पास कैपेसिटी की एक्सप्लेनेशन की कैपेसिटी हम कहाँ तक दे सकते हैं, है ना, किसके बराबर हो सकती है। तो कैपेसिटी जो न्यूमेरिकली किसके बराबर रहेगी, इज इक्वल टू, ठीक है, ये है ना, न्यूमेरिकली इज इक्वल टू दैट गिवन चार्ज व्हिच इंक्रीजेस पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट, ठीक है ना। फिर इसके बाद आएगा जो इसकी कैपेसिटी का, है ना, ठीक है, इसकी यूनिट। ओके, तो चलिए जो को नोट कीजिए, फिर हम इसकी यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला एक साथ देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए ना अब हम उसकी यूनिट देखते हैं, कैपेसिटी की यूनिट। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ऐसा यूनिट, है ना। तो ऐसा यूनिट फॉर्मूले से निकल जाएगा, इसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ से देखो जो चार्ज अपॉन पोटेंशियल से, तो यूनिट क्या बन जाएगी उसकी, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्ब अपॉन में पोटेंशियल की ऐसा यूनिट वोल्ट। तो ये बनती है हमारे पास कूलम्ब पर वोल्ट, लेकिन हम मोस्टली तो कूलम्ब पर वोल्ट यूनिट बहुत कम यूज करते हैं, हम उसकी यूनिट बताते हैं फेरेड में, ठीक है। फेरेड यहाँ से, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है जो, उसके बेसिस पर फेरेड और सिंबल में उसको कैपिटल एफ लिखा जाता है। तो ये होगी इसकी दो ऐसा यूनिट, कूलम्ब पर वोल्ट एंड फेरेड। अब यहाँ से तो हम डिफाइन करते हैं 1 फेरेड को, है ना।
मतलब हमने यूनिट तो बोल दी कि फेरेड होती है, लेकिन अब 1 फेरेड कैपेसिटी का मतलब कितना, कि हमने कहा कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फेरेड है तो उसमें कितना चार्ज आ सकता है उसको अब हम समझते हैं बेटो। ठीक है, तो 1 फेरेड का मतलब, ठीक है, अब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं 1 फेरेड को। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसका एक्चुअल मीनिंग भी समझेंगे हम। तो यहाँ जहाँ फेरेड लिखा है तो ये यहाँ हम 1 फेरेड लिख दें, है ना, ये 1 कूलम्ब लिख दे और अपॉन में 1 वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट 1 फेरेड कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, पहले डिफाइन कर दे। तो कूलम्ब क्या है तो गिवन चार्ज, है ना, ये किसकी वैल्यू है, चार्ज गिवन की, गिवन चार्ज, है ना, और ये किसकी वैल्यू है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल। तो अगर यहाँ हम कितना चार्ज दे रहे हैं, 1 कूलम्ब चार्ज देने पर इंक्रीजिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो कैपेसिटी क्या कहलाएगी, 1 फेरेड कहलाएगी। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसका मतलब भी समझते हैं, तो उसको फील भी करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी डेफिनेशन, ठीक है, मतलब वही लिखा हुआ हमने यहाँ पर कि किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब चार्ज देने पर पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाए तो उसकी कैपेसिटी 1 फेरेड कही जाएगी। ये तो अब हमने डेफिनेशन लिख दी, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। अभी हमने यहाँ पर लिखा था जो कि किसी कंडक्टर की कैपेसिटी किसके बराबर होती है, उस चार्ज के बराबर होती है जो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर दे। मतलब किसी कंडक्टर के पोटेंशियल को, ठीक है, हमें इंक्रीज पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने में 10 कूलम्ब चार्ज लग रहा है, तो हम उसकी कैपेसिटी कितनी बोल देंगे, 10 कूलम्ब। अगर किसी कंडक्टर की कैपेसिटी को 1 वोल्ट इंक्रीज करने में, ठीक है, हमें कितना चार्ज लग रहा है, 50 कूलम्ब, तो उसकी कैपेसिटी हम कितनी कहेंगे, 50 कूलम्ब कहेंगे, है ना। तो अब हमने देखो यहाँ पर 1 फेरेड कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि किसी कंडक्टर की पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए, 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हमको कितना चार्ज देना पड़ रहा है, 1 कूलम्ब चार्ज देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 फेरेड कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब 1 वोल्ट देने में, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज देने पर वोल्ट 1 पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए तो कैपेसिटी 1 कूलम्ब कहलाएगी, और इसी कैपेसिटी को हम 1 फेरेड कह रहे हैं। मतलब 1 फेरेड कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि कितना चार्ज आएगा उसमें, 1 कूलम्ब चार्ज। 1 फेरेड कैपेसिटी कंडक्टर मतलब कितना चार्ज स्टोर करेगा वो अपने अंदर, 1 कूलम्ब। अगर हमने 2 फेरेड लिखा तो कितना, 2 कूलम्ब, है ना। 3 फेरेड लिखा तो कितना, 3 कूलम्ब, ऐसा। ओके, इस तरह से, है ना। तो हमारे पास जो यहाँ पर क्या हो गई कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज करने में उसको जितना चार्ज दिया जाएगा वो अमाउंट ऑफ चार्ज ही उसकी क्या कहलाएगा, कैपेसिटी कहलाएगा, और वो कैपेसिटी क्या कहलाएगी, 1 फेरेड। ओके, तो 1 फेरेड कैपेसिटी मतलब वो कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर करके रखेगा अपने अंदर, 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर कर सकता है। अब ये तो बात हो गई कि वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, है ना। अब यहाँ जो हम डिस्कस करते हैं कि ये 1 फेरेड कैपेसिटी एक्चुअल में कैसी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी है या बहुत छोटी कैपेसिटी है। ठीक है, तो जैसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा यूनिट हमको फील हो जाए, फील करने के लिए अब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जैसे मैं आपको बोलता हूँ 1 मीटर लेंथ, है ना, कितनी बोलता हूँ मैं यहाँ पर, लेंथ 1 मीटर। तो जैसे हम 1 मीटर लेंथ सुनते हैं हमारे दिमाग में इंडिकेट हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है कि मतलब हम इतनी बड़ी लेंथ की बात कर रहे हैं, लगभग इतनी मीटर, है ना, 1 मीटर मतलब इतना बड़ा होगा। या हम 1 सेंटीमीटर लेंथ की बात करें तो हमारे दिमाग में जो इंडिकेट हो जाता है कि 1 सेंटीमीटर मतलब हम एक छोटी सी लेंथ की बात कर रहे होंगे। ये हमको फील हो जाता है बहुत जल्दी से, ये हमको समझ जाता है बहुत जल्दी से। क्यों? क्योंकि हमने 1 मीटर लेंथ देखी हुई है, हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ देखी हुई है ना। अब हम वैसे ही फील करना चाह रहे हैं 1 फेरेड को कि 1 फेरेड कैपेसिटी बहुत बड़ी है या बहुत छोटी कैपेसिटी। जैसे मैं मुझे यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 किलोमीटर लेंथ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर लेंथ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 मीटर लेंथ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें सबसे छोटी कौन सी, तो आप बोलोगे ये बहुत छोटी सी लेंथ लीडर करती है ना। अगर मैंने कहा तो 1 मीटर कैसा है, तो ये ना तो बहुत बड़ी यूनिट है ना ही छोटी सी है ना। अब मैं कहूँ जो किलोमीटर, तो आप बोलोगे किलोमीटर बहुत बड़ी लेंथ को मेजर करता है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ जो 1 फेरेड कैपेसिटी कैसी कैपेसिटी है, बहुत बड़ी या बहुत छोटी। 1 फेरेड कैपेसिटी का मतलब तो हमको समझ में आ गया कि 1 फेरेड कैपेसिटी मतलब होगा तो वो 1 कूलम्ब चार्ज स्टोर करेगा। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1 फेरेड कैपेसिटी बड़ी है या छोटी है। तो 1 फेरेड कैपेसिटी बड़ी है छोटी है, किस तरह की कैपेसिटी है ना। तो इसको समझने के लिए जो
हमको 1 कूलम चार्ज को समझना होगा, और हम 1 कूलम चार्ज के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो 1 कूलम चार्ज मतलब कैसा चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज हम इसको बोलते हैं। ये जो कैसा चार्ज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, हमने समझ चुके हैं इसको। 1 कूलम चार्ज कोई छोटा अमाउंट नहीं है, अमाउंट ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज एक बहुत बड़ा चार्ज है। कितना बड़ा चार्ज है, तो आप इसको ऐसे फील कर लो, जो इस तरह से भी फील कर सकते हो आप। जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से हम 10⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाहर निकाल रहे हैं, तो उस पर क्या आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, है ना। क्या कह रहे हैं बेटा हम, कि हम एक कंडक्टर से 10⁹ इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड में, मतलब 1 अरब इलेक्ट्रॉन जो हर सेकेंड में उसे निकाल रहे हैं, है ना, तो उस पर 1 कूलम चार्ज आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा 1 कूलम को फील करने के लिए, ये हम हालांकि पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने वहाँ 1 कूलम को भी समझा था। तो फिर से एक बार शॉर्ट में बता, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज स्टोर होने में कितना टाइम लेगा, तो ये टाइम आएगा तो 200 ईयर्स अप्रॉक्स, ठीक है, ऐसा है ना। अब ये कहाँ से आया, तो ये जो इसको मैंने न्यूमेरिकल जो आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले में, पहले वाले चैप्टर में हम उसको पढ़ चुके हैं, है ना। आप उसका नहीं देखा होगा तो वहां से देख सकते हो, वहां हमने न्यूमेरिकली ये निकाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमको उस न्यूमेरिकल से मतलब नहीं है, हम थोड़ा सा 1 कूलम को रियलाइज करना चाह रहे हैं। तो आप सोचो बच्चों, 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज होगा कि उसे बॉडी पर स्टोर करने में, बॉडी पर लाने में हमें 200 साल लग जाएंगे। अब 200 साल लग रहे हैं उस चार्ज को प्रोड्यूस करने में, तो कोई छोटा मोटा चार्ज तो होगा नहीं। तो इसका मतलब कैसा है, 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है। अब 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, तो 1 फेरेड कैपेसिटी भी कैसी है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है। मतलब हमने कहा कि एक हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी 1 फेरेड है, तो इसका मतलब वो 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर पाएगा, और 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है। ठीक है, जैसे हमारे पास लेंथ होती है ना, किलोमीटर होती है, तो किलोमीटर बड़ी लेंथ है ना। तो इसी तरह जो फेरेड भी एक बड़ी कैपेसिटी है। ये सिर्फ हमने उसको थोड़ा सा फील हो जाए हमारे मन में, उसको एकदम रियलाइज हो जाए तो कि 1 फेरेड एक्चुअल में क्या है। तो 1 फेरेड कैपेसिटी बहुत बड़ी कैपेसिटी, अदरवाइज डेफिनेशन तो हम यहाँ लिख चुके हैं। लिखने के लिए बुक में भी तो हम यही लिखेंगे एग्जाम में उसमें, लेकिन हमको ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए था। तो प्रैक्टिस में फिर से क्या कहा हमने, 1 फेरेड कैपेसिटी वाला कंडक्टर बहुत, ठीक है, बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है 1 फेरेड, मतलब 1 कूलम चार्ज वो स्टोर कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रैक्टिकली जो हमें, ठीक है, जो कंडक्टर मिलते हैं उनकी कैपेसिटी फेरेड में और इसमें नहीं मिलती। प्रैक्टिकल यूनिट उसकी तो क्या होती है, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटी, यूनिट ऑफ कैपेसिटी, है ना। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटी तो क्या हो जाएगी, तो इस कैपेसिटी को जो हम मेजर करते हैं इसमें माइक्रो फेरेड में। ठीक है, मतलब अगर आप मार्केट से जो कोई कैपेसिटर या कंडेंसर लेने जाओ या कोई कंडक्टर, तो आपको कैपेसिटी उसकी फेरेड में लिखी हुई नहीं मिलेगी, किसमें मिलेगी, माइक्रो फेरेड में। माइक्रो फेरेड का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रो फेरेड का मतलब 10⁻⁻6 फेरेड। ओके, मतलब वो 10⁻⁻6 कूलम चार्ज को स्टोर करेगा, छोटी से चार्ज। दूसरा जो यहाँ पर या तो है ना नैनो फेरेड, ठीक है, नैनो फेरेड का मतलब होता है जो यहाँ पर 10⁻⁹ फेरेड है ना। एक्चुअल में ये माइक्रो, नैनो, पीको ये प्रीफिक्स है, जो इनके मतलब हमको मालूम है ना, छोटी यूनिट है। तीसरा तो यहाँ पर पीको फेरेड, ठीक है, पीको फेरेड। तो पीको फेरेड को हम या तो पी एफ से शो करते हैं या इसे म्यू एफ से शो किया जाता है ना, ये उसका सिंबल है। ठीक है, और इसका मतलब होता है 10⁻⁻12 फेरेड। ठीक है, तो ये होगी जो उसकी प्रैक्टिकल यूनिट, मतलब हमें जो कंडक्टर मिलेंगे वो इस तरह से यूनिट, इस तरह से कैपेसिटी वाले मिलेंगे। ठीक है, 1 फेरेड कैपेसिटी वाला कंडक्टर है ना, बहुत बड़ा कंडक्टर होगा। आप एक एग्जांपल और देख लेते हो कि हमने कहा 1 फेरेड कैपेसिटी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, तो अगर हमें ऐसा कंडक्टर बनाना है जिसकी कैपेसिटी 1 फेरेड है, तो वो कंडक्टर कितना बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और फील हो जाएगा कि हमें 1 फेरेड के बारे में। चलो मान लो हमें कंडक्टर बनाना है, ठीक है, इतनी कैपेसिटी वाला 1 फेरेड कैपेसिटी वाला कंडक्टर बनाना है। तो इस कंडक्टर बनाने के लिए हमको इसकी साइज कितनी रखनी पड़ेगी, तो आपको साइज से ही 1 फेरेड का नॉलेज हो जाएगा, तो आप समझना। तो हमारे पास तो एक फॉर्मूला होता है
कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ये वाला, ठीक है। ये अभी हम आगे वाले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी समझने के लिए। तो कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, इतनी होगी। तो नेक्स्ट तो यहाँ से हमें कैपेसिटी रेडियस का फॉर्मूला हम बना लेते हैं, C/4πε0 मीटर में अगर हम ले रहे तो, ठीक है। तो कैपेसिटी हमको कितनी रखनी है, 1 फेरेड रखनी है। तो कैपेसिटी यहाँ पर आप रख दो जो 1, ठीक है। तो कैपेसिटी पे आप यहाँ रख दो 1/4πε0। तो 1/4πε0, इसकी वैल्यू हमें मालूम है 9 × 10⁹ ये यूनिट मीटर में आएगी। ये जो उस कंडक्टर की रेडियस रखनी होगी। कितनी बड़ी रेडियस है आप देखो, 9 × 10⁹ मीटर रेडियस रखनी पड़ेगी बेटा, कई करोड़ों मीटर उसकी रेडियस रखनी पड़ेगी अगर हमें 1 फेरेड वाला कंडक्टर बनाना है। इसको और थोड़ा सा फील करो, जो मतलब बहुत बड़ा कंडक्टर बनाना पड़ेगा। या और थोड़ा सा आगे समझते हैं, जैसे हम इसका कंपैरिजन रेडियस ऑफ अर्थ से करते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ की जो रेडियस होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला है, जो वैल्यू है 6.4 10⁶ मीटर, ठीक है। ये तो यहाँ से देखिए तो 6.4 10⁶ मीटर। अब हम दोनों का कंपेयर करके देखो, तो आरती की रेडियस 10⁶ और जो कंडक्टर हम 1 फेरेड कैपेसिटी वाला बनाना चाह रहे हैं उसकी पावर 10⁹ मीटर। मतलब इस कंडक्टर की साइज आरती की रेडियस से, आरती की साइज से भी बड़ी होगी, जिसकी कैपेसिटी 1 फेरेड है। मतलब आरती से 1000 टाइम्स वो बड़ा कंडक्टर होगा। इनको कंपेयर भी करके देख लें, तो यहाँ पर कंडक्टर की कैपेसिटी एंड आरती की, सॉरी, कंडक्टर की रेडियस और आरती की रेडियस, इनको हम, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ 9 में आ जाएगा 6.4 10⁶, ठीक है। इसको डिवाइड कर दोगे बेटा आप यहाँ से, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, आर सी कंडक्टर की रेडियस, ये आर की 1.4 10⁻³ ये आ जाएगा। मतलब आर सी रेडियस ऑफ कंडक्टर 1.4 टाइम्स टू द, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप सोचिए बेटो कि जो 1 फेरेड कैपेसिटी वाला कंडक्टर है उसकी रेडियस अर्थ की रेडियस से 1000 टाइम्स बड़ी होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 फेरेड कोई छोटी मोटी कैपेसिटी नहीं है। 1 फेरेड कैपेसिटी बहुत बड़ी कैपेसिटी है। मतलब वो 1 कूलम चार्ज स्टोर कर लेगा, और 1 कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए हमें इतना बड़ा कंडक्टर बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये एक्चुअल में जो हमको थोड़ा सा फीलिंग आ जाए, है ना, किसके बारे में, 1 फेरेड के बारे में। लिखने वाली डेफिनेशन तो हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदर से हमको ऐसा लगे कि हाँ 1 फेरेड कितना बड़ा है, तो ये इससे हम समझ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये 1 फेरेड कैपेसिटी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब ये हो गई उसकी एसआई यूनिट। नेक्स्ट हम और देखते हैं इसमें, ठीक है, इसकी तीसरी यूनिट जो फंडामेंटल टर्म्स, मतलब ये प्रैक्टिकल यूनिट होगी, हम एसआई यूनिट बता रहे हैं उसकी। तो एसआई यूनिट हम 2 बता चुके हैं इधर, एक है फेरेड, दूसरी है कूलम पर वोल्ट। अब तीसरी यूनिट फंडामेंटल यूनिट के टर्म में, तो यहाँ पर देखिए तो फेरेड किसके बराबर है, कूलम पर वोल्ट के बराबर, है ना। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं फंडामेंटल यूनिट में। तो कूलम को तो एज इट इज लिख दो, कूलम जो वोल्ट है, वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, ये देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल के इस बेसिस पर हम वोल्ट को क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम लिख सकते हैं, है ना। वोल्ट को दूसरे फॉर्म में जूल पर कूलम। अब देखो एक कूलम से कूलम ऊपर आ जाएगा, कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर होगा, अपॉन में रह जाएगा कौन, जूल, ठीक है। अब जूल वर्क की यूनिट है, तो वर्क को हम और क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, है ना। तो कूलम को तो यहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। कूलम को हम और क्या लिख सकते हैं, कूलम देखो चार्ज की यूनिट है, तो कूलम को हम करंट इनटू टाइम के टर्म में लिख सकते हैं। तो कूलम हो जाएगा एम्पेयर इनटू सेकेंड का स्क्वायर, ओके, अपॉन में जूल, जूल को यहाँ से लिख सकते हैं आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो न्यूटन इनटू मीटर, ये लिख दिया हमने इसको वर्क जूल को। अब यहाँ देखो तो सब तो फंडामेंटल में है, एम्पेयर फंडामेंटल, सेकेंड फंडामेंटल में है, मीटर फंडामेंटल यूनिट है, न्यूटन नहीं है। तो न्यूटन को और कन्वर्ट कर लो, तो न्यूटन को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन के बेस पर। तो अब ये ऊपर जो एम्पेयर लिखा है इसका स्क्वायर सेपरेट कर लो, तो एम्पेयर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना,
एम्पियर को ऐसे दिखाते हैं, ए का स्क्वायर कर दो, है ना, सेकेंड का स्क्वायर कर दो। इधर न्यूटन को क्या लिख सकते हैं आप, केजी, मास की यूनिट इनटू एक्सीलरेशन की, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ठीक है ये न्यूटन को लिखा, और यहाँ मीटर, मीटर को क्या लिख सकते हो आप, मीटर को आप लिख सकते हो मीटर, है ना। देखो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये एस ऊपर आ जाएगा, जो होगा जो बचेगा लिख दो यहाँ पे केजी, सॉरी ऊपर क्या आ जाएगा एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड ये जो लिखा है सेकेंड अपॉन में है, उसकी पावर 2 है, ऊपर आ जाएगा सेकेंड की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। इधर क्या बचेगा अपॉन में केजी मीटर स्क्वायर, ये आगे इसकी, है ना, फंडामेंटल यूनिट के फंडामेंटल यूनिट। ओके, अब या इसको ऐसा लिख दो, ठीक है, यहाँ से तो क्या लिखते हैं हम इसको, केजी पावर माइनस, है ना, -1, मीटर की पावर -2, एस की पावर 4, है ना, और ए की पावर 2, ये आ गई इसकी फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में, है ना, कैपेसिटी की यूनिट। तो ये रहेगी हमारे पास 3 ऐसा यूनिट, ठीक है, कूलम्ब पर वोल्ट, फेरेड और ये वाली, लेकिन मोस्टली जो हम ज़्यादा यूज क्या करते हैं फेरेड, है ना। तो चलिए तो इसको नोट कीजिए, फिर हमारी आएगी सीजीएस यूनिट, तो उसको भी हम नोट करते हैं ना। चलिए ना, अब हम उसकी सीजीएस यूनिट देखते हैं, है ना। तो सीजीएस यूनिट उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो यहीं से तो सेम ऐसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा कैपेसिटी का कूलम्ब पर, है ना, पोटेंशियल से। तो यहाँ चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम्ब, ठीक है, स्टेट कूलम्ब, और पोटेंशियल की यूनिट होती है स्टेट वोल्ट, ठीक है। तो ये बन जाएगी स्टेट कूलम्ब पर स्टेट वोल्ट, और इधर हम जो फेरेड है उसको भी लिख देते हैं स्टेट फेरेड। तो ये आ गई तो उसकी सीजीएस यूनिट, 2 सीजीएस यूनिट, है ना। अब यहाँ से अगर हम 1 स्टेट फेरेड को डिफाइन करना चाहें तो भी वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 स्टेट फेरेड इसके बराबर होगा, तो 1 स्टेट फेरेड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1 स्टेट कूलम्ब अपॉन 1 स्टेट वोल्ट, ठीक है। तो 1 स्टेट कूलम्ब इज इक्वल टू अपॉन में आएगा 1 स्टेट वोल्ट। तो यहाँ से आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने कूलम्ब उसको डिफाइन किया फेरेड को, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, इफ on imparting the 1 state coulomb charge to a conductor, its potential is increased by 1 state volt, then capacity is called state farad। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिख देना, जो है ना, जैसे हमने प्रीवियस पहले लिखी है फेरेड की, बस वहाँ फेरेड के बदले हमें स्टेट फेरेड लिखना है, वो कूलम्ब के बदले स्टेट कूलम्ब लिखना है, वोल्ट के बदले स्टेट वोल्ट लिखना है। तो आप उसको लिख लेना यहाँ पे अपने वर्ड में, क्या लिख दोगे फिर से कि 1 if on imparting the 1 state coulomb charge to a conductor, if the potential of a conductor is increased by 1 state volt, then capacity is called 1 state farad। ओके, ये है डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट जो हम यहाँ देखते हैं रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स, ठीक है, दोनों में रिलेशन हम देख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स, ठीक है, मतलब एसआई और सीजीएस में। तो हम एसआई यूनिट लिख रहे हैं पहले यहाँ पर उसकी, ठीक है, क्या है फेरेड, ओके, 1 फेरेड। तो 1 फेरेड किसके बराबर हो जाएगा, 1 कूलम्ब और 1 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से जो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, है ना, ये 1 फेरेड को एज इट इज रहने दो, ठीक है, 1 कूलम्ब को सीजीएस में बदल दो, सीजीएस मतलब स्टेट कूलम्ब में। तो 1 कूलम्ब किसके बराबर होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, ठीक है। 1 कूलम्ब कितने चार्ज के बराबर है ना, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब चार्ज के बराबर, ये हम आगे पिछले देख चुके हैं। और 1 वोल्ट को स्टेट वोल्ट में बदलो, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1/300 स्टेट वोल्ट के, ठीक है, ऐसा, है ना। फिर यहाँ से 1 फेरेड कितना आ जाएगा, 1 फेरेड ये 300, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये ऊपर आके हो जाएगा 9 × 10⁻11। क्लियर हो गया ना कैसे, 3 × 10⁹ ये 1/300, ये 300 ऊपर आके मल्टीपल में आ जाएगा 3 × 10⁹। तो आप इस 3 और इसको करोगे 900 10⁹, तो आप इसको लिख सकते हो 9 × 10⁻11।
ये निकाल भी दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा चलिए अब यहाँ पे क्या बचा, स्टेट कूलम और ये बचा स्टेट वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ जो 1 फेरेड कितना हो जाएगा, तो 1 फेरेड हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11 स्टेट कूलम और स्टेट वोल्ट, स्टेट कूलम और स्टेट वोल्ट अपॉन में इसको लिख सकते हैं स्टेट फेरेड, तो ये आ गया स्टेट फेरेड, है ना। ये रहेगी हमारे पास यूनिट में रिलेशन, मतलब 1 फेरेड 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड के बराबर है। तो उसकी जो बड़ी यूनिट है जो है ना, बड़ी यूनिट कौन सी है, 1 फेरेड है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आ जाएगा जो डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, कैपेसिटी का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अभी भी तो हमने यहाँ पर ऐसा यूनिट लिखी है उसकी, सिंस, ठीक है, ऐसा यूनिट अभी हमने निकाली डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो क्या है, केजी इनवर्स मीटर इनवर्स एस टू द पावर -2 एस एस टू द पावर 4 ए स्क्वायर, ये आएगा, है ना। तो इससे बेस पर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, केजी मतलब मास को इंडिकेट कर रहा है तो m की पावर -1, मीटर मतलब लेंथ को इंडिकेट कर रहा है लेंथ की पावर -2, एस मतलब टाइम को इंडिकेट कर रहा है टाइम की पावर जो 4, ए करंट को इंडिकेट कर रहा है तो करंट को हम एसी बताते हैं। ये आ गया हमारे पास उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। तो चलिए तो ये था हमारे पास जो कैपेसिटी ऑफ है ना, कैपेसिटी का मतलब उनकी यूनिट, है ना, और हम सब समझ चुके हैं। इसको याद भी रखिएगा, तो ये और ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में बन जाते हैं, है ना। इसको फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हें पूछ लेता है, ओके। चलिए नोट कर लीजिए।